मायागंज गांव में हड़कंप मचा हुआ था। गांव की उस नदी जहां पर सिर्फ औरतों को जाने की इजाजत थी, उस नदी में एक लड़की जिसका नाम सीमा था, उसकी तैरती हुई लाश मिली थी। मुखिया सूरजमल समेत गांव के कई लोग नदी के पास खड़े थे। सबके चेहरे पर उदासी के साथ साथ एक प्रश्न चिन्ह भी था, और वो प्रश्न था कि सीमा ने आत्महत्या की है या उसे मारा गया है। सीमा के पिताजी और माँ का तो रो रो कर बुरा हाल था। अरे किसने मार दिया मेरी फूल सी बच्ची को? अरे किसने मार दिया? कितनी सीधी सादी थी मेरी बेटी, सबका भला सोचती थी, तो उसका बुरा किसने सोच लिया? अरे किसने? मुखिया जी बार बार उन दोनों को सांत्वना दे रहे थे, लेकिन उन्हें भी पता था कि जिसका कोई सगा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ देता है तो उसे कैसा लगता है। हिम्मत रखो, हिम्मत रखो। मैं तुम लोगों का दर्द समझता हूँ, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है? सूरजमल ने ये बात कह तो दी कि होनी को कौन टाल सकता है, लेकिन मुखिया जी की ये बात गीता, मृदुला और रजनी को बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। सीमा उन लोगों की पक्की सहेली थी, उसे किसने मार दिया, ये सवाल उन लोगों के जहन में भी था। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि सीमा अब हमें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई है। मुझे बहुत दुख हो रहा है यार, उसे ऐसा नहीं जाना चाहिए था। अरे वो बहुत साहसी थी, और वैसे भी उसने क्या किया था? सारी गलती तो उस आनंद की है। मृदुला, गीता, क्या हमें गांव वालों को उस आनंद की सच्चाई बता देनी चाहिए? आनंद गांव के मुखिया जी के बेटे दिलीप का दोस्त था, जो कुछ दिन पहले गांव घूमने आया था। 1 महीने पहले की बात है। मुखिया जी का बेटा दिलीप स्टेशन पर खड़ा शहर से आने वाली ट्रेन का इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद ट्रेन आई और उससे आनंद उतरा। शहर में वो और आनंद दोनों साथ ही पढ़ते थे। वहीं पर उन दोनों में दोस्ती हो गई थी। उसने एक बार गांव घूमने की इच्छा जताई तो दिलीप ने उसे गांव में घूमने आने का न्योता दे दिया। लो भाई, आ गए तुम्हारे गांव 2-3 महीनों के लिए। हमारा स्वागत नहीं करोगे? स्वागत के लिए तो पिछले 2 घंटे से खड़े हैं। ये ट्रेन भी ना हमेशा लेट आती है। चल आ तो गई। अब यार शहर की भागदौड़ से दूर कुछ दिन तेरे यहाँ शांति से रहूंगा। गांव की गोरी को ताड़ूंगा। सुना है बहुत मासूम होती है? तुम सुधरेगा नहीं, लेकिन बेटा ये गांव है, ज्यादा ताड़ेगा तो लोग यहाँ पर तोड़ेंगे भी। अरे मजाक कर रहा था यार। आनंद बहुत ही दिल फेंक और लालची लड़का था। वो पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, उसे किसी की परवाह भी नहीं थी। बहरहाल दिलीप के साथ वो गांव घूमने लगा। दिलीप कभी उसे मक्के के खेत दिखाता तो कभी आम के पेड़, कभी गाय का तबेला दिखाता तो कभी नदी में वो मछलियां पकड़ने चले जाते। अबे 2 घंटे से यहाँ पागलों की तरह बैठा हूँ, है? एक भी मछली हाथ नहीं आई यार। भाई बहुत धैर्य का काम है ये मछली पकड़ना। क्या दिलीप, अपने पास सब मिलेगा, ये धैर्य नहीं यार। वो बातें कर रहे थे तभी आनंद को कुछ लड़कियों की हंसने की आवाज आई। जब से वो गांव आया था उसे शहर की तरह ज्यादा लड़कियां दिखी नहीं थी, इसलिए जब उसके कानों में लड़कियों की हंसी की आवाज आई तो उसके कान खड़े हो गए। वो पीछे मुड़कर देखने लगा और उन लड़कियों को देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। ओ तेरी, इतनी सारी मछलियाँ, वो भी नदी के बाहर। नदी के बाहर मछलियाँ? ये तू क्या कह रहा है? वो मुड़कर देखता है और आनंद को घूरते हुए कहता है, ओ पिटवाएगा क्या तू? वैसे मत घूर लड़कियों को। अबे लड़कियां तो घूरने के लिए होती हैं, वैसे इतनी सारी लड़कियां जा कहाँ रही हैं? नहाने। दिलीप के ऐसा कहते ही आनंद की आंखों में एक शैतानी चमक आ गई और उसने चौंकते हुए पूछा, क्या नहाने? हाँ भाई नहाने, लेकिन तू नहाने के नाम पर इतना चौंक क्यों गया? शहर में लड़कियां नहाती नहीं है क्या? चौंक मत यार, शहर में लड़कियां नहाती तो हैं, लेकिन इस तरह ग्रुप में नहाने नहीं जाती हैं। ये गांव है, यहाँ ऐसे ही जाती हैं। लड़कियों के लिए एक नदी फिक्स है। गांव की सारी लड़कियां और महिलाएं वहीं नहाती हैं, और वहाँ किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। आनंद के शैतानी दिमाग में दिलीप की ये बात सुनकर कुछ ख्याल आने लगा। उसने दिलीप से कहा, भाई कभी ले चलना वहाँ, जरा हम भी तो देखें ऐसी अद्भुत जगह जहाँ एक साथ कई सारी लड़कियां नहाती हों। अबे पागल हो गया क्या? अभी तो बोला तुझे कि वहाँ लड़कियों के अलावा कोई नहीं जा सकता। अबे सुन भाई, बेवकूफ वाली बात मत कर। हम थोड़े किसी को बताएंगे कि वहाँ जाना है, बस छिपकर जाएंगे और ऐसे दुर्लभ दृश्य को अपनी आंखों से देखेंगे। आनंद की बातों को सुनकर दिलीप चिढ़ गया। उसने आनंद से कहा कि देख आनंद, दोस्ती अपनी जगह, लेकिन ये काम मैं नहीं कर सकता। गांव के नियमों को तोड़ने की कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। लेकिन आनंद के दिमाग में दिलीप की ये बात नहीं आई। उसके शैतानी दिमाग में कुछ चीजें चल रही थी। उसने दिलीप के सामने तो कह दिया कि अब वो ऐसी बातें नहीं करेगा, लेकिन 2 दिन बाद ही वो छिपकर उन लड़कियों का पीछा करने लगा। वाह, आज तो मजा ही आ जाएगा।
एक साथ इतनी लड़कियां, मेरी तो किस्मत ही खुल गई भाई। आनंद उन लड़कियों के पीछे पीछे उस नदी तक चला गया। वहां वो एक पेड़ की ओट में छिप गया और उन्हें नहाते देखने लगा। यही नहीं, वो अपने मोबाइल से लड़कियों के नहाते हुए वीडियो भी बनाने लगा। लेकिन बहुत दूर से वीडियो बनाने के कारण वीडियो साफ नहीं बनी थी। फिर भी उसने वो वीडियो शहर में अपने एक दोस्त को भेजा। क्यों, कैसी लगी वीडियो? और बवाल है बवाल, मार्केट में आ गई तो तेल का मच जाएगा। हाँ तो लाओ ना मार्केट में, लेकिन पैसे चाहिए पूरे 5 लाख। अबे 5 का 10 ले ले, लेकिन पूरी वीडियो भेज। अभी तो छोटी सी क्लिप भेजी तूने, उसमें चीजें ज्यादा क्लियर नहीं है। क्लियर चीजों के लिए पैसे चाहिए, एडवांस डाल फिर। ठीक है, मैं 50,000 डाल रहा हूँ, लेकिन वीडियो चाहिए 1 नंबर। अगले दिन आनंद फिर से छिपकर लड़कियों के पीछे गया, लेकिन आज भी उसे वीडियो बनाने में दिक्कत हो रही थी। तभी उसे सीमा नाम की लड़की दिखी जो उसके कैमरे के एंगल में आ रही थी। उसने नहाते हुए उसकी वीडियो बना ली और वापस लौट गया। और उसी रात वीडियो भेजने के पहले जब वो वीडियो देख रहा था तो उसकी नीयत सीमा को देखकर खराब हो गई। गाँव में भी क्या कटीली चीजें होती हैं यार, इसका स्वाद तो लेना होगा। एक दिन की बात है, शाम को उसकी नजर सीमा पर पड़ी और वो उसका पीछा करने लगा। सुनसान जगह देखकर उसने उसका रास्ता रोक लिया। अरे कहाँ जा रही हो? तनिक हम पर भी तो ध्यान दे दो। अरे आप तो दिलीप भैया के दोस्त हैं ना, जो शहर से आए हैं गांव घूमने। दिलीप भैया कहाँ हैं? अरे तुम्हारे दिलीप भैया काम से कहीं गए हैं, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लायक एक काम की चीज है। मेरे लायक क्या चीज? उसके बाद आनंद ने सीमा को वो वीडियो दिखा दिया। उसे देखकर सीमा का चेहरा पीला पड़ गया। ये सब क्या है? अरे तू ही है इस वीडियो में, कितनी हसीन लग रही है ना तू। आप तो बहुत बेशर्म है। मैं भी आपकी शिकायत पूरे गांव में करती हूँ। अरे इससे क्या होगा, तू ही बदनाम होगी, गांव में ही नहीं, जहाँ जहाँ और जो ये वीडियो देखेंगे उसकी नजर में। मैं डरने वाली नहीं। मैं डरा नहीं रहा तुम्हें, बस बता रहा हूँ कि क्यों अपनी इज्जत से खेल रही हो। मैं ये वीडियो किसी को नहीं दिखाऊंगा। तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत है, बस तुम्हें मुझे खुश करना होगा। आनंद की बात सुनकर सीमा घबरा गई, लेकिन उसे इतना पता था कि आनंद जो कह रहा है वो किसी भी कीमत पर नहीं करना है। देखिए मुझे जाने दीजिए, नहीं तो मैं शोर मचाऊंगी। ये कहकर वो वहां से भाग गई। उसी रात वो अपनी सहेलियों से मिली और उसे सारी बातें बताई। देख सीमा, हमें इस बारे में मुखिया जी को सारी बातें बता देनी चाहिए। लेकिन मृदुला, इससे मेरी बदनामी होगी। वो आनंद कुछ नहीं करेगा, उसकी इतनी हिम्मत नहीं है। लेकिन सीमा डर गई थी और उसे खुद से ज्यादा अपने माता पिता की बदनामी की चिंता होने लगी। इसलिए उसने एक बड़ा कदम उठा लिया। मेरे पास आत्महत्या के अलावा कोई चारा नहीं है। सीमा की आत्महत्या को 2 दिन बीत गए थे। आनंद को उम्मीद नहीं थी कि वो कुछ ऐसा करेगी, लेकिन इतने के बावजूद उसे चैन नहीं था। वो एक बार फिर से दूसरी लड़कियों के वीडियो बनाकर इस गांव से हमेशा के लिए निकल जाना चाहता था। वो एक बार फिर से नदी किनारे वीडियो बनाने के लिए छिपा हुआ था। तभी उसके सिर पर जोरदार डंडा पड़ा। वो चीख पड़ा। उसके सिर से खून बहने लगा। उसने अपना सिर उठाया तो देखा कि गांव की कई सारी लड़कियां हाथ में डंडा लिए उसकी तरफ गुस्से से देख रही हैं। तुमने हमारी एक दोस्त की जान ले ली, फिर भी तुम्हें चैन नहीं मिला। हमें तो पता ही था कि तुम ये हरकत फिर से करोगे, लेकिन इस बार तुझे इस हरकत की ऐसी सजा देंगे कि औरतों के शरीर को देखने की तुम्हारी सारी चाहत मर जाएगी। सारी लड़कियों ने डंडों से उसकी पिटाई शुरू कर दी और उसे मार मार कर अधमरा कर दिया। अरे मर गया रे, माफ कर दो, माफ कर दो। लड़कियां उसे खींचकर गांव ले गईं और गांव वालों को सारी बातें बताईं। मुखिया जी ने तुरंत पुलिस को फोन किया। पूरे गांव के लोगों ने उस पर मर्डर का मुकदमा दायर किया। आनंद को फांसी की सजा हो गई, लेकिन अब उस गांव में खुले में नहाने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है। दीनू और रूपा को याद नहीं कि उनकी मां सावित्री ने कब उससे प्यार से बातें की हैं। सावित्री दिखने में बिल्कुल कुरूप और लंगड़ी थी। उसका स्वभाव भी बिल्कुल उसके रूप की तरह ही था। जब देखो वो उन दोनों को जली कटी सुनाती रहती। आज शाम भी जब वो जंगल से लकड़ियां काटकर घर वापस लौट रहे थे तो रास्ते में ही जोरों की बारिश शुरू हो गई। उन्हें कहीं बारिश से बचने की जगह नहीं मिली तो वो भीगते हुए ही घर पहुंचे। दिमाग खराब है तुम लोगों का, इतनी बारिश में कहीं रुक जाते। तुम लोग भीग कर आए उसकी मुझे कोई फिक्र नहीं, लेकिन ये लकड़ियां जो भीग गई उसका क्या करूं? कल जो तुम लकड़ियां बेचने जाओगे तो ये भीगी लकड़ियां कौन खरीदेगा? ना जाने क्या खाकर पैदा किया है तुम दोनों को।
जब देखो नुकसान ही करते हो। दीनू और रूपा ने अपनी माँ की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। उन्हें पता था कि अगर उन्होंने कुछ बोला तो उनकी माँ फिर से उन्हें कुछ भला बुरा कहने लगेगी। कभी कभी तो उन्हें लगता था कि ये उनकी सौतेली माँ है। बहरहाल अपनी माँ से बिना मतलब की बात पर भी डांट खाने की उन्हें आदत हो गई थी। उस रात जब वे दोनों खा पी कर सो गए तो दीनू को सपने में एक बड़ा पहाड़ दिखाई दिया। उसने देखा कि एक आदमी उस पहाड़ की ऊंची चोटी से उसका नाम पुकार रहा है। दीनू, दीनू, अरे कितने दिनों से तुम्हें पुकार रहा हूं, तू आता क्यों नहीं? अरे अब क्या मेरे मरने के बाद आएगा? जल्दी आजा दीनू, आजा। लगातार आती आवाज सुनकर दीनू डर गया और चिल्लाते हुए वो जाग गया। उसकी आवाज से उसकी बहन रूपा की भी नींद खुल गई। क्या हुआ दीनू, कोई बुरा सपना देखा क्या? हाँ रूपा, फिर से वही सपना। कोई मुझे जंगल के सामने वाले पहाड़ से मेरा नाम लेकर पुकार रहा है। वो मुझे जल्दी आने को कह रहा है और वो ये भी कहता है कि समय कम है, जल्दी आओ। वो तो मुझे नहीं दिखता, लेकिन शायद वो मुझे देख सकता है। ये सपना तो तुम कई सालों से देख रहे हो। हाँ रूपा, मुझे लगता है कि इस सपने के पीछे कोई राज है। मुझे उस पहाड़ पर जाना चाहिए रूपा। अरे तुम कैसे वहां जाओगे? माँ पूछेगी तो मैं क्या जवाब दूंगी? वो तो वैसे ही हमेशा गुस्से में रहती है। अगर तुम्हारे पहाड़ पर जाने का पता चलेगा तो पता नहीं वो क्या करेगी। तुम माँ को कुछ मत बोलना रूपा, लेकिन लगता है मुझे एक बार वहां जाना ही होगा। ये कहकर अगली सुबह दीनू पहाड़ पर जाने के लिए निकल पड़ा। वो बिना रुके पहाड़ पर चढ़ने लगा। ऊंचाई पर चढ़ने पर उसे परेशानी हो रही थी, लेकिन वो उसकी परवाह किए बिना पहाड़ पर चढ़ता रहा। जब वो लगभग चोटी पर पहुंचने वाला था तभी उसे वही आवाज सुनाई पड़ने लगी जो उसे सपने में सुनाई पड़ती थी। दीनू, दीनू, तुम आ गए दीनू, तुम आ गए। दीनू ने आसपास देखा लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तभी उसे पहाड़ी की चोटी के बिल्कुल पास एक सुरंग दिखाई दी। वो आवाज उधर से ही आ रही थी। दीनू उस ओर बढ़ गया। सुरंग के बिल्कुल पास पहुंचकर उसने देखा कि सुरंग के अंदर एक बहुत ही बूढ़ा आदमी पेड़ से लटका हुआ है। पेड़ के नीचे एक बहुत बड़ा गड्ढा है जिसमें कई सारे जहरीले सांप हैं जो बीच बीच में फुफकार भी रहे हैं। दीनू उन्हें देखकर डर जाता है। तभी वो बूढ़ा आदमी फिर से उसे पुकारता हुआ कहता है, दीनू, मुझे बचाओ, मुझे तुम्हें बहुत जरूरी बात बतानी है। मेरे पास अब समय बहुत कम है। मैं कई सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। दीनू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर उसके दिमाग में एक योजना आई। उसने जो कपड़े पहन रखे थे उसे उतार दिया, फिर उसे एक लकड़ी में लपेट दिया। वहां पड़े पत्थरों को टकरा कर उसने आग जलाई और फिर उसे कपड़ों में लगा दिया। फिर उस जलती मशाल जैसी लकड़ी को लेकर वो पेड़ के पास गया और उसने उन सांपों पर उससे वार करना शुरू कर दिया। आग की ज्वाला से वे सांप वहां से इधर उधर भागने लगे। फिर दीनू ने देखा कि वे सांप गायब हो गए हैं। उसके बाद उसने उस बूढ़े आदमी को पेड़ से उतारा। दीनू, तू आ गया। बहुत सारे सवाल लेकर आया है ना, सबका जवाब दूंगा। पहले मैं बता दूं कि मैं कौन हूं। मैं जादूगर त्रिकाल का पिता, जादूगर माहेश्वरी हूं। दीनू, जादूगर त्रिकाल? ये कौन है? यही वो शख्स है जिसने अपने जादू के जाल में फंसाकर तुम्हारी दुनिया बर्बाद कर दी है। तुम और तुम्हारी बहन को हमेशा लगता है ना कि तुम्हारी मां तुम्हें प्यार नहीं करती, वो सौतेली है। हाँ, लेकिन ये सब आपको कैसे पता? इस सब के पीछे मेरे बेटे त्रिकाल का हाथ है। उसके बाद उस बूढ़े आदमी ने दीनू को अपने बेटे त्रिकाल के बारे में बताया। उसने बताया, त्रिकाल तुम्हारी मां से बहुत प्यार करता था। तुम्हारे पिता कुंवर राजमल इस इलाके के बहुत बड़े जमींदार थे। तुम्हारी मां सावित्री भी पड़ोस के गांव के जमींदार की इकलौती बेटी थी। तुम्हारी मां सावित्री बहुत ही सुंदर थी। मेरा बेटा त्रिकाल उसके रूप पर मोहित हो गया था। वो किसी भी तरह उसे हासिल करना चाहता था। एक दिन जब तुम्हारी मां शाम को अपने पति यानी कुंवर राजमल के साथ नदी किनारे घूमने गई थी, त्रिकाल ने अपनी माया से एक बहुत बड़ा तूफान उठाया।
और तुम्हारी माँ को तुम्हारे पिता से अलग कर दिया। उसके बाद उसके सामने अपना प्रेम प्रस्ताव रखा। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या त्रिकाल? मैं एक शादीशुदा पतिव्रता स्त्री हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। उस स्त्री के सामने तू ऐसी बेकार की बातें कर रहा है। सावित्री, तेरे पति को तो मैंने यमराज के पास पहुंचा दिया, अब पति ही नहीं रहा तो पतिव्रता किस बात की? त्रिकाल के मुंह से अपने पति की मौत की बात सुनकर सावित्री गुस्से में पागल हो गई। उसने वहां पड़े एक बड़े से पत्थर को उठाया और उसके सिर पर खींचकर मारा। त्रिकाल के सिर से खून निकलने लगा, लेकिन उसने तुरंत ही अपने जादू से अपने घाव को भर लिया और हंसते हुए कहा, त्रिकाल नाम है मेरा, त्रिकाल। मुझसे बड़ा जादूगर ना कोई हुआ है और ना ही होगा, इसलिए अपनी ये ओछी हरकतें छोड़ और मेरी पत्नी बन जा। मेरे जीते जी तो ये कभी नहीं हो सकता, मैं अभी अपनी जान दे देती हूँ। यह कहकर सावित्री नदी में छलांग लगा देती है, लेकिन त्रिकाल अपने जादू से उसे बचा लेता है। वो तुम्हारी माँ से जबरदस्ती शादी नहीं कर सकता था, क्योंकि ऐसा करने पर उसकी सारी जादुई ताकत समाप्त हो जाती। लेकिन वो सीधे तरीके से तुम्हारी माँ को राजी करने में असफल रहा था, इसलिए उसने अपने जादू का सबसे कठोर प्रयोग किया और तुम्हारी माँ को कुरूप बना दिया। और उसने अपने जादू से एक जादुई माया जाल रचा और सावित्री से कहा, बहुत घमंड था ना तुझे तेरे रूप पर, ले छीन लिया मैंने तेरा रूप, और हां, तेरे पति को तो मैंने मार दिया। अब जिन बच्चों के लिए तुम मेरा प्रेम निवेदन ठुकरा रही हो, आज के बाद मेरे जादू के प्रभाव से कुछ ऐसा होगा कि जिस दिन भी तुमने अपने बच्चों से प्यार से बात की, उन्हें प्यार किया, वो उसी समय मोम के बन जाएंगे। तुम्हारी माँ अपने पति को खो चुकी थी, लेकिन वो तुम दोनों को नहीं खोना चाहती थी। त्रिकाल ने अपने जादू से उन्हें मजबूर कर दिया था। यही नहीं, उसने अपने जादू से तुम्हारे पिता की बड़ी हवेली, जमीन जायदाद सभी मिट्टी का कर दिया। मुझे यह सब पता लग गया था तो मैंने उसका विरोध किया, लेकिन उसने अपनी जादुई शक्ति का मुझ पर भी इस्तेमाल किया और इस पेड़ से मुझे टांग दिया। मैं भी जादूगर हूँ, लेकिन उसके जितना बड़ा नहीं, इसलिए मैं खुद से यहाँ से नहीं छूट सकता था, इसलिए हर दिन तुम्हें आवाज दिया करता था। मैं उस त्रिकाल को नहीं छोड़ूंगा। उसने मेरे पिता की हत्या की, मेरी मां को हमसे दूर किया। मैं उसे मार दूंगा। उसे मारना इतना आसान नहीं है दीपू। उसने जादूगरी की ऐसी ऐसी सिद्धियां पाली हैं कि वो पल में कुछ भी कर सकता है। कोई भी शैतानी ताकत अच्छाई के आगे जीतती नहीं है, उसे हारना ही पड़ता है। मैं उसे हराऊंगा। बताइए कहां है वो, कहां है आपका बेटा? वो इसी पहाड़ी पर अपनी जादुई दुनिया बनाकर रहता है। उसे मारने के लिए तुम्हें इस पहाड़ी की काली गुफा में जाना होगा। जैसे ही तुम गुफा में जाओगे, तुम्हें एक जादुई बैल मिलेगा। वो तुमसे बातें करेगा। वो जो कुछ भी तुमसे कहे, तुम उसका उल्टा करना। अगर तुमने ऐसा नहीं किया, तो तुम भी उसके जादू के जाल में फंस जाओगे। जब तुम उसके जादू से पार पालोगे, तो तुम्हें एक काली मूर्ति दिखाई देगी। उस मूर्ति के पास ही तुम्हें एक जादुई जल का तालाब मिलेगा। उसी के पास तुम्हें त्रिकाल को मारने का मंत्र मिलेगा। वो कैसे मरेगा, इतना तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन उस मूर्ति तक तुम्हें पहुंचकर और जादुई जल वाले तालाब के पास जाकर तुम्हें कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा जिससे तुम्हारी मंजिल मिल जाएगी। ये कहकर वो बूढ़ा आदमी वहीं जमीन पर गिर पड़ा और उसने दम तोड़ दिया। दीपू उसके बताए रास्ते पर चलकर काली गुफा के पास पहुंचा। जैसे ही वो गुफा के पास पहुंचा, सच में उसे वहां एक जादुई बैल मिला। अरे दीपू, तुम आ गए, सही किया। बहुत देर कर दी आने में। चलो अब मेरी बाईं ओर आओ, मैं तुम्हें काली मूर्ति के पास ले जाऊंगा। लेकिन दीपू ने उसकी बात नहीं सुनी।
वो उसके बाईं नहीं दाईं ओर चलने लगा। फिर उसे रास्ते में आग का दरिया दिखा और एक और नदी दिखाई दी जिसमें कई सारे मगरमच्छ थे। बैल ने उसे आग के दरिया में कूदने को कहा, लेकिन दीपू मगरमच्छ वाली नदी में कूद गया। ये देखकर बैल बहुत गुस्सा हुआ। तुम बिल्कुल पागल हो। मैं जो बोलता हूँ वो सुनते नहीं। लगता है तुम यहाँ मरने आए हो। अगर इस बार भी तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम कभी भी काली गुफा के पास नहीं पहुँचोगे। दीपू पर बैल की बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। थोड़ा आगे जाने पर उसे एक सांपों से भरा रास्ता दिखाई दिया जहाँ कई सारे जहरीले सांप फुफकार रहे थे और उसकी दूसरी तरफ 3-3 भूखे शेर उसे दिखाई दिए। जादुई बैल ने उसे शेर वाला रास्ता चुनने को कहा, लेकिन दीपू ने सांप वाले रास्ते को चुना। उस रास्ते को चुनने के बाद वो जादुई बैल वहीं भस्म हो गया। सारे सांप भी गायब हो गए। फिर ढेर सारा धुआं उठने लगा और वहीं उसे काली मूर्ति दिखाई दी, जिसके बिल्कुल पास में जादुई जल का तालाब दिखा। उसके दूसरे किनारे पर जादूगर त्रिकाल आग के ऊपर बैठा हुआ था। उसकी आंखें बंद थी। है यही वो बदमाश जादूगर त्रिकाल है। इसने आग की गर्मी पर भी देखो कैसे काबू पा रखा है। तभी तो उसकी लपटें भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही हैं। लेकिन आज इसका खेल खत्म हो जाएगा। दीपू ये सोच ही रहा था कि त्रिकाल ने हंसते हुए अपनी आंखें खोली। दीपू, इतनी छोटी उम्र में तुमने बहुत लंबा रास्ता तय कर लिया, लेकिन अब आगे की राह आसान नहीं। जादूगर त्रिकाल को कोई हरा नहीं सकता। अब मैं तुझे भी अपने जादू से मोम का बना दूंगा। त्रिकाल कुछ मंत्र पढ़ता है, लेकिन दीपू उसके पास जाकर उसका गला पकड़ लेता है। तब त्रिकाल उसकी गिरफ्त से खुद को छुड़ाता है और उसे जादू से हवा में उड़ा देता है। फिर दीपू काली मूर्ति के पास गिर जाता है। मूर्ति से उसे चोट लग जाती है और उसके सिर से खून बहने लगता है। जैसे ही उसका खून मूर्ति पर लगता है, मूर्ति हंसने लगती है और उसके पास का जादुई तालाब का पानी सूखने लगता है। पानी जब पूरी तरह सूख जाता है तो उसमें एक बड़ी सी तलवार दिखाई देती है। अचानक काली मूर्ति से आवाज आती है, इसी तलवार से तुझे तेरी मंजिल मिलेगी। दीपू भागकर तलवार उठाता है और उसे वहीं से खींचकर त्रिकाल की ओर उछाल देता है। तलवार त्रिकाल के सीने के आर पार हो जाती है। वो वहीं दम तोड़ देता है। उसके बाद वो तलवार गायब हो जाती है और नदी में पानी फिर से आ जाता है और मूर्ति से आवाज आती है, दीपू, ये जादुई जल अपनी माँ पर छिड़क देना। जादूगर त्रिकाल का सारा जादू खत्म हो जाएगा। दीपू जादुई जल एक लोटे में लेकर घर पहुंचता है और अपनी माँ पर छिड़क देता है। सावित्री का रूप पहले की तरह हो जाता है। दीपू और उसकी बहन अपनी माँ के गले लग जाती हैं। दीपू अपनी माँ को बताता है कि जादूगर त्रिकाल को उसने मार दिया है और उसका जादू भी अब समाप्त हो गया है। सावित्री सालों से अपने बच्चों को त्रिकाल के जादू के कारण प्यार नहीं कर पाई थी। वो रोते रोते उन्हें फिर से गले लगा लेती है। उनकी खोई हुई जमींदारी भी वापस मिल जाती है और फिर वो खुशी खुशी रहने लगते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।